कहानी शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का किसान अपनी पत्नी सुधा और अपने 10 साला बेटे मोहन के साथ रहता था। रमेश एक ईमानदार और मेहनती किसान था। वो दिन रात मेहनत करके खेतों में काम करता। वो हमेशा अपनी पत्नी और बेटे के लिए अच्छा जीवन देने का सपना देखता था। एक दिन रमेश सुबह जल्दी उठता है और अपनी पत्नी से बात करता है। सुधा, सूरज चढ़ आया है। मैं खेत जा रहा हूँ। तुम मोहन का ध्यान रखना। हाँ हाँ, मैं देख लूंगी। तुम जाओ, और हाँ, शाम को आते वक्त दुकान से थोड़ी शक्कर लेते आना, घर में खत्म हो गई है। ठीक है सुधा, मैं खेत में बहुत मेहनत करूंगा। शायद इस बार अच्छी फसल हो जाए। रमेश अपने बैलों को लेकर खेत में जाता है। रमेश के जाने के बाद उसकी बीवी सुधा घर के आंगन में बाहर बैठ जाती है और गांव के सबसे अमीर सेठ रघुबीर का इंतजार करने लगती है। सेठ रघुबीर गांव का सबसे अमीर आदमी होता है और वो बहुत लालची किस्म का आदमी था। वो गरीबों के साथ सही सलूक नहीं करता था, उनसे काम लेता था पर उनको पैसे नहीं देता था। सुधा का सेठ से छपे मिलना जलना होता था। सुधा घर के बाहर बैठी होती है और दूर से उसको सेठ की कार आती नजर आती है और वो उठ जाती है। सेठ कार से निकलता है। सुधा, आराम से बोलो सेठ, किसी ने सुन लिया तो बदनामी हो जाएगी। कुछ नहीं होता सुधा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम बोलो तो तुम्हारे पति को गांव से निकाल दूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए, बस मेरे लिए थोड़ा धन और आभूषण लाते रहिए। सेठ अपनी जेब से एक छोटा सा लाल रंग का रुमाल निकालता है जिसमें सोने की अंगूठी और चांदी की पायल होती है। सुधा की आंखें चमक उठती हैं। ओहो सेठ जी, आप तो दिल जीत लेते हैं। तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा मेरी रानी, बस तुम रमेश को उसी तरह बेवकूफ़ बनाकर रखो। सुधा सेठ को घर के अंदर ले जाती है। दोनों चोरी छपे बातें करते हैं। उसी वक्त पड़ोस की औरत गंगा ये सब देख लेती है। गंगा का दिल गुस्से से भर उठता है। उधर रमेश खेत में खड़ा मेहनत कर रहा था। गर्मी में उसके माथे से पसीना टपक रहा था, मगर वो रुका नहीं। वो सोच रहा था कि इस बार अच्छी फसल होने पर वो अपनी बीवी के लिए नई साड़ी और बेटे के लिए खिलौने लाएगा। ऐ ऊपर वाले, इस बार मेरी मेहनत रंग ले आए। मेरी सुधा और मोहन बहुत खुश होंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बीवी उसके साथ कितना बड़ा धोखा कर रही थी। उधर गंगा, जो सुधा और सेठ को साथ देख चुकी थी, वो रमेश के पास पहुंचती है। रमेश भाई, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ गंगा बहन, बोलो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये बात बतानी चाहिए या नहीं। मैंने सुधा को सेठ के साथ देखा, वो दोनों बहुत नजदीक थे। क्या ये तुम क्या कह रही हो? सुधा तो घर पर थी। हाँ, वो घर पर ही थी, लेकिन सेठ रघुबीर तुम्हारे ही घर आया था। मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। रमेश का चेहरा भक पड़ जाता है। उसका दिल बेचैन होने लगता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी उसे धोखा दे सकती है। वो जल्दी जल्दी अपना हिल छोड़कर गांव की तरफ दौड़ पड़ता है। रमेश जब घर पहुंचता है तो देखता है कि सेठ रघुबीर की गाड़ी घर के पास से जा रही थी। उसके दिल में शक और भी गहरा हो जाता है। वो घर के अंदर जाता है और देखता है कि सुधा बहुत खुश नजर आ रही थी। सुधा, ये क्या हो रहा है? अरे, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? रमेश का चेहरा लाल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से पूछता है। सुधा, तुमने मेरे साथ ये एतबार क्यों तोड़ा? मैंने तुम्हें हर सुकून और सहूलत देने की कोशिश की थी। रमेश, मेरी बात सुनो। मैं रमेश बगैर कुछ सुने गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। अब उसका यकीन टूट चुका था। गरम दोपहर का वक्त था। रमेश गांव की गलियों में खामोशी से चल रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता था, ने उसे धोखा दिया था। इसके बाद रमेश गांव के किनारे एक पुराने दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है।
तभी वहां से एक बुजुर्ग गुजरने लगते हैं और वो रमेश को देखते हैं और बोलते हैं। रमेश, रमेश बेटा, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? बाबा जी, मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया है। क्या हुआ है रमेश, सही से बताओ। बाबा जी, मेरी बीवी का गांव के सेठ रखोबीर के साथ ताल्लुक था। जब मैं खेत में मेहनत कर रहा था तब वो उसके साथ घर में थी। बेटा, ये दुनिया बड़ी बेरहम है, लेकिन तुझे सब्र रखना होगा। अपने बेटे मोहन के लिए तुझे मजबूत बनना होगा। एक धोखा देने वाली औरत के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर। रमेश बाबा जी की बातों को ध्यान से सुनता है और इसका मन अभी भी बेचैन था। वो उठकर घर लूटने का फैसला करता है। सूरज अस्त होने को था। रमेश भारी कदमों से अपने घर पहुंचता है। जैसे ही वो घर में दाखिल होता है, वो देखता है कि सुधा आराम से बैठी थी। अरे रमेश, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत थक गए हो। हाँ सुधा, बहुत थक गया हूँ, बस बहुत थक गया हूँ। रमेश की आवाज में एक अजीब सी निराशा थी। वो बिना कुछ कहे अंदर चला जाता है। सुधा को इसका बर्ताव अजीब लगने लगता है। वो इसके पीछे पीछे जाती है। क्या बात है रमेश, तुम इतने चुप क्यों हो? सुधा, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? सुधा को रमेश की बात सुनकर एक पल के लिए घबराहट होती है, लेकिन वो संभल जाती है। ये क्या सवाल है? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें सेठ रखोबीर के साथ। सुधा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कुछ कहने के लिए अल्फाज नहीं ढूंढ पाती। क्यों क्यों किया तुमने ये सब? मैंने तुम्हें और मोहन को खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत की, तुम्हारी खुशी के लिए अपना खून पसीना बहाया। और तुमने? रमेश का गुस्सा अब उभर पड़ता है। सुधा अपने घुटनों के बल गिर जाती है और रमेश के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो रमेश, मुझसे भूल हो गई। मुझे लालच ने अंधा कर दिया। मैंने सेठ की दौलत के लालच में ये सब किया। रमेश सुधा को हटा देता है और मोहन को अपने पास बल्ला लेता है। सुधा, तुम्हारे लिए मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं बची। तुमने ना सिर्फ मेरा भरोसा तोड़ा, बल्कि हमारे बेटे का मुस्तकबिल भी दांव पर लगा दिया। अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रमेश मोहन को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। सुधा पीछे से उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकता। गांव के लोग रमेश को इस हालत में देखकर इसके पास आते हैं। रमेश भाई, क्या हुआ? तुम इस हालत में क्यों हो? रमेश फूट फूट कर रोने लगता है। वो सबको अपनी आप खाला सुनाता है। गांव वाले इसकी हालत सुनकर दुखी हो जाते हैं। अरे, उस सेठ रखोबीर को तो सबक सिखाना पड़ेगा। उसने न जाने कितने गरीबों को लूटा है। इतना कहकर वो सब वहां से चले जाते हैं। रात हो गई थी। रमेश गांव के बाहर एक पुराने दरख्त के नीचे अपने बेटे मोहन के साथ बैठा था। मोहन अपने पिता की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। वो मासूमियत से पूछता है, बाबा, माँ हमारे साथ क्यों नहीं आए? इसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। बेटा, माँ अब हमारे साथ नहीं रह सकती। बाबा, रोते नहीं, हम दोनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे। मैं बड़ा होकर आपको खुश रखूंगा। वो ठान लेता है कि अब वो अपने बेटे के लिए जिएगा। अगली सुबह रमेश की जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ था। गुज़श्ता रात के आंसुओं और जागने का असर साफ दिखाई दे रहा था। मोहन इसकी गोद में सोया हुआ था। तभी वही बाबा जी वहां आते हैं। बेटा रमेश, तू यहाँ क्यों बैठा है? सब गांव वाले तेरी फिक्र कर रहे हैं। बाबा जी, अब मेरे लिए गांव में कुछ नहीं बचा। मेरी बीवी ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं अब गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। बेटा, भागने से मसले हल नहीं होते। तुझे अपने बेटे के लिए लड़ना होगा। वो मासूम है। नहीं बाबा जी, अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। मैं अपने बेटे के लिए जीऊंगा। मैं मेहनत करूंगा, अपने पसीने से उसकी किस्मत को संवार दूंगा। बेटा, यही हिम्मत तुझे जीत दिलाएगी। अब तू उठ और अपने बेटे का मुस्तकबिल संवारने में लग जा। वो बाबा जी से मिलकर वहां से चला जाता है। गांव में हुई इस बेइज्जती के सबब वो गांव छोड़ देता है। रमेश के गांव छोड़ने के बाद गांव में सुधा की हालत बिगड़ने लगती है। वो गांव के कुएं पर पानी भरने जाती है। वहां गांव की औरतें पहले से मौजूद होती हैं। जैसे ही सुधा वहां पहुंचती है, औरतें खसर फसर करने लगती हैं।
अरे देखो देखो, ये वही सुधा है जिसने अपने मेहनती पति को धोखा दिया था। सुधा सबकी बातें सुनकर झुक जाती है। वो वहां से चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसे सेठ रघुबीर मिलता है। क्या हाल बना लिया है तूने सुधा, अब तो तेरा पति भी तुझे छोड़ गया। सेठ, सब तेरी वजह से हुआ है। तूने मुझे धोखा दिया, मैं तुझे जरूर सबक सिखाऊंगी। सुधा की आंखों में पछतावा था, लेकिन अब उसे गांव वालों की नफरत झेलनी पड़ रही थी। उधर रमेश अपने बेटे मोहन के साथ गांव से दूर एक नए गांव में पहुंचता है। वहां वो एक जमींदार के यहाँ जाकर काम मांगता है। काम मिलने के बाद वो एक खेत मजदूर के तौर पर काम करने लगता है। दिन भर धूप में काम करता और रात को एक छोटी सी झोंपड़ी में मोहन को अपने सीने से लगा कर सुलाता। एक दिन खेत का मालिक रमेश से बात करता है। अरे रमेश, तू तो बहुत मेहनती आदमी है। अगर तू इसी तरह काम करता रहा तो मैं तुझे अपने खेत का एक हिस्सा किराए पर दे दूंगा। सच में मालिक जी, ठीक है, फिर मैं आपके खेत को ऐसे जोतूंगा जैसे वो मेरा अपना हो। उधर गांव में सेठ की करतूतों का पर्दाफाश होता है। गांव वालों को पता चलता है कि उसने न सिर्फ रमेश का इस्तेहसाल किया, बल्कि कई गरीब किसानों की जमीन पर भी जबरदस्ती कब्जा किया था। गुस्से से भरे गांव वालों ने पंचायत बुलाई। ये सेठ रघुबीर हमारा खून चूस रहा है। इसने न जाने कितने गरीबों की जमीन हड़प ली है। इसे गांव से निकाल देना चाहिए। अगले दिन मखिया और तमाम गांव वाले सेठ रघुबीर के खिलाफ सबूत जमा करके पुलिस को सौंप देते हैं। ये देखकर सेठ बुरी तरह घबरा जाता है। वो सारी गैरकानूनी जमीनों के कागज गांव वालों को वापस लूटा देता है। इसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। सुधा को भी उसके किए की सजा मिलती है। इसे भी गांव से निकाल दिया जाता है। अब वो यहाँ वहाँ भटकती रहती है। कुछ साल बाद रमेश अब एक कामयाब किसान बन चुका था। मोहन अब बड़ा हो गया था और पढ़ाई में बहुत होशियार हो गया था। एक दिन मोहन खुशी खुशी स्कूल से वापस आता है। बाबा बाबा, आज मैं स्कूल में फर्स्ट आया हूँ। आज तेरी खुशी देखकर मेरी सारी मेहनत कामयाब हो गई बेटा। तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मैं तुझ पर बहुत फख्र करूंगा। रमेश को ये महसूस हो रहा था कि उसने अपने बेटे के लिए सही रास्ता चुना था। उधर सुधा गांव छोड़ने के बाद बदतरीन हालात से गुजर रही थी। सेठ के साथ इसके तमाम ताल्लुकात खत्म हो चुके थे। वो भूखी प्यासी गांव के करीब वाले जंगल में भटक रही थी। सुधा अपने गुनाह के एहसास में जल रही थी। मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैंने अपने सच्चे और ईमानदार पति का दिल तोड़ दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। ऐ ऊपर वाले, मुझे एक बार मौका दो। मैं रमेश से माफी मांगना चाहती हूँ। वो ठान लेती है कि वो रमेश से माफी मांगने जाएगी, चाहे वो उसे मुआफ करे या ना करे। फिर एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था। तभी इसे दूर से एक औरत उसकी तरफ आती दिखाई देती है। इसके कपड़े काफी गंदे थे और चेहरा काफी थका हुआ था। जैसे ही वो पास आती है, रमेश उसे पहचान लेता है। सुधा धीरे धीरे रमेश के पास पहुंचती है और इसके सामने खड़ी हो जाती है। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रमेश उसकी तरफ गुस्से और दर्द की निगाहों से देखता है। इसके चेहरे पर गुस्सा और तकलीफ का तासुर था। सुधा रमेश के पैरों में गिर जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। रमेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी भावनाओं को काबू में रखता है। सुधा, तुम्हें माफ कर दूं। जब मैं दिन रात मेहनत कर रहा था तो तुम मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही थी। तुम्हारी वजह से मैं और मेरा बेटा दर्द दर्द भटक रहे थे। हाँ रमेश, मैंने पाप किया, लेकिन अब मैं सच में बदल गई हूँ। मैं तुम्हारे और मोहन के बिना नहीं जी सकती। मुझे एक बार माफ कर दो। सुधा, माफी मांगने से घाव नहीं भरते। तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अब तुम मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं रखती। सुधा को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो एक टक रमेश को देखती रहती है। इसकी आंखों में पछतावे की नदियां बह रही थीं। लेकिन रमेश ने अपना फैसला कर लिया था। वो सुधा को नज़रअंदाज करते हुए घर की तरफ बढ़ जाता है। सुधा भी रोते रोते वहां से चली जाती है।
एक दिन रमेश खेत में काम कर रहा था। तभी मोहन, जो शहर में काम करने चला गया था, अब वापस गांव लौटा है। वो चमकते हुए कपड़ों में था। वो अपने वालिद के पास आता है। बाबा देखो, मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब आपको खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। रमेश अपने बेटे की कामयाबी देखकर खुशी से रो पड़ता है। बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। तूने मेरी सारी मेहनत को सर थाम लिया। इसके बाद दोनों घर लूटते हैं। तभी बीच रास्ते में सुधा उनका रास्ता रोक लेती है। जैसे ही रमेश उसे देखता है, उसकी आंखों में एक पल के लिए पुराने जख्म ताज़ा हो जाते हैं। लेकिन अब वो पुरस्कून था। सुधा रमेश के पास आकर फूट फूट कर रोने लगती है। रमेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा घर उजाड़ दिया था, लेकिन अब मरने से पहले सिर्फ तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। सुधा, तुम्हारे धोखे ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन मैंने खुद को और अपने बेटे को संभाल लिया। मैं तुम्हें कैसे अपना सकता हूँ? रमेश, मुझे एक बार माफ कर दो। मैं अपनी गलती मान चुकी हूँ, अब तो मैं मर जाऊंगी। रमेश की आंखें नम हो जाती हैं। वो चाहे सुधा से पहले जैसा प्यार ना करता हो, लेकिन उसे तरस जरूर आ जाता है। तभी मोहन बोलता है। बाबा माफ कर दो, माँ को अपने गुनाहों का एहसास हो गया है। ठीक है सुधा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। चलो अब हमारे साथ ही रहो। सुधा को अब थोड़ी शांति मिलती है कि रमेश ने इसे मुआफ कर दिया। इसके बाद रमेश खेत के मालिक से अपना हिसाब करता है। फिर वो तीनों अपने घर लूटते हैं और सब साथ में रहते हैं खुशी खुशी। वीडियो तो देख ली, अब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी और अच्छी वीडियो आप तक आती रहे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।